अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिनटमेट्स। अभी हम बात करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे। मैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो ट्राइड ऑफ सिम्टम्स एंड कंडीशंस, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो आता है, पेशेंट कम्स विद पेरिफेरल एडीमा, और एडीमा का जो ख़ास बात यहाँ पे होती है, इट इज़ मोस्टली पेरिऑर्बिटल, जनरलाइज भी है, मे कम विद एन एसआर का जनरलाइज एडीमा। लेकिन डिपेंडेंट टाइप क्या है कि पेरिऑर्बिटल एडीमा मोस्टली इन द मॉर्निंग एंड सेटल्स इन द डे टाइम व्हेन द पेशेंट इज एबल टू वॉक। देन और इसमें कॉज एक्चुअली क्या हमारे पास होता है पेरिफेरल एडीमा की, दैट द ग्लोमेरुलाई गेट्स लीकी बाय वन कॉज और द अदर, और आपके पास देयर इज एल्बुमिनुरिया और द प्रोटीनुरिया। और कितना होना चाहिए? इट्स ग्रेटर देन 3 grams in 24 hours. And then there is third point is hypoalbuminemia. The decreased level of albumin in the serum normally is about 3.5 to 5.5. एंड देन एज अ रिएक्शनरी तौर पे हम बताएंगे कि क्यों होता है। दे विल बी हाइपरलिपिडीमिया। मोस्टली द ट्राइग्लिसराइड्स विद अ लेवल ऑफ अबाउट ग्रेटर देन 350 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यूजुअली these are the components of nephrotic system and nephrotic syndrome। और पेशेंट जिस तरह मैंने आपको बताया कि यूजुअली कम्स विद जनरलाइज्ड एडीमा और पेरिफेरल एडीमा विद इन अ वीक और विद इन अ कपल ऑफ डेज। कॉजेज यूजुअली तौर पे क्या होती हैं नेफ्रोटिक की, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। प्राइमरी कॉजेज क्या हैं कि प्राइमरी आर दोज जो डायरेक्टली किडनी पे जाके अफेक्ट करती हैं। उसमें हमारे पास जो आती हैं, these are the minimal change disease, also called as lipoid nephrosis, then we have focal segmental glomerulonephritis, focal segmental glomerulosclerosis, then is membranous nephropathy like IgA nephropathy, and the last one is membranoproliferative glomerulonephritis। So these are the causes जो हमें सिर्फ बायोप्सी भी जाके नजर आएंगे, लेकिन द मैनिफेस्ट एज पेरिफेरल एडीमा, प्रोटीनूरिया, हाइपोएल्बुमिनेमिया एंड हाइपरलिपिडीमिया। और कौन से सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं दैट हैव रीनल मैनिफेस्टेशंस एज वेल। उसमें हमारे पास डायबिटीज मेलाइटिस आता है इन द केसेस ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, SLE, ड्रग्स लाइक lithium। So these are the causes of nephrotic syndrome। हम बात करते हैं कि why these, ये सारा का सारा it happens। बात वहीं से स्टार्ट होती है कि हमारे पास मेजर चीज़ है कि the glomerulus gets leaky और आपके पास प्रोटीनूरिया हो गया। प्रोटीनूरिया हो गया और इसकी वजह से आपके पास डिक्रीज एल्बुमिन लेवल है। जब डिक्रीज एल्बुमिन लेवल है तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें तो हमारे पास क्लियर हो जाती हैं, जिसका हमने पहले बता दी। वाई हाइपरलिपिडीमिया, टू कॉम्पनसेट दिस लॉस लिवर सिंथेसिस करता है एल्बुमिन की। एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास
there is hyperlipidemia. और फिर एज अ कॉम्प्लिकेशन अदर थिंग्स आल्सो हैपन। हम जानते हैं कि हमारे पास जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, जो एंटीबॉडीज हैं, these are proteins. So when these are lost, so these patients are more prone to infections. इसी बात को जरा हम लेके जाएं कि we know that the clotting factors these are synthesized in the liver. उनमें हमारे पास जिस तरह clotting factors होते हैं, इस तरह हमारे पास anti clotting factors भी होते हैं और एक बैलेंस चल रहा होता है। तो हमारे पास जो स्मॉल प्रोटीन होती हैं लाइक एंटीथ्रोम्बिन 3, like protein C, protein S, these get leaked from the renal system. इनकी deficiency की वजह से भी patient is more prone to have thrombosis. और दूसरा कि भाई somehow the thromboxane A2 these gets activated and इसकी एक्टिवेशन की वजह से हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है। तो इन दोनों प्रोसेस की वजह से हमारे पास पेशेंट इज मोर प्रोन टू हैव थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो हमने बात की कि पेरिफेरल एडीमा, प्रोटीनूरिया ये हो गया, हाइपरलिपिडीमिया एज रिएक्शनरी तौर पे हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर लॉस्ट, so that's why these patients are more prone to infections। और हमारे पास एंटीथ्रोम्बिन 3 प्रोटीन, C प्रोटीन, S these are lost और the platelet activation is much more। तो हमारे पास क्या होता है कि patient is more prone to get thrombosed, get this thrombotic events or thromboembolic events। So how to treat such a patient? सबसे पहले हम इसको symptomatic treatment की तरफ जाते हैं, then we go for the complications and then the specific treatment for each disorder। तो सिम्टोमेटिक में डाययूरेटिक्स हमारे पास एक एडिमा आ रहा है जो मेन है, हमारे पास सिम्टोमेटिक एक आ रहा है। इस एडिमा के लिए व्हाट वी डू, या साथ क्योंकि फ्रथी यूरिन भी होती है, हम प्रोटीनूरिया को इसमें नहीं कर सकते। तो एडिमा के लिए सबसे पहले वाटर रिस्ट्रिक्शन and salt restriction, water less than 1 liter per day, salt no added, and then diuretics। क्योंकि the renal system is involved, we tend to give the loop diuretics, furosemide not the spironolactone। और एक और चीज़ यहाँ पे जो हमारे पास एक एडिमा की वजह तो हाइपोएल्बुमिनेमिया, दूसरा क्यों हमारे पास हो रहा होता है, बिकॉज व्हेन देयर इज एडिमा सेकेंडरी टू प्रोटीनूरिया देयर इज एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, so that's it cause water and salt retention, जिसकी वजह से एनीमिया एक विशियस साइकिल में बढ़ता चला जाता है। चलिए हमने बात की डायबिटिक्स की, तो वी प्रेफर टू गिव फ्यूरोसेमाइड। स्टार्ट में वी गिव आईवी इन द स्टार्ट एंड देन ओरल। स्टार्ट में आईवी इसलिए बिकॉज इट हैव मोर पोटेंसी। दूसरी बात ये इतना ज़्यादा एडिमा है कि वी एक्सपेक्ट के गट एडिमा भी होगा, एब्जॉर्प्शन मुश्किल होती है। यहाँ के बाद हमने डायबिटिक्स के बाद देखा कि प्रोटीनूरिया के लिए क्या किया है। We have the drugs for proteinuria are ACE inhibitors or angiotensin receptor blockers. What they do? Look, ये आपके पास afferent arteriole है. Suppose this is the glomerulus. And this is efferent arteriole. What actually ACE inhibitors do? They decrease or they increase the afferent
दे vasodilate the efferent arterioles, तो रिजल्टेंट हमारे पास ये आ जाता है। बेस लाइन हमारे पास डायमीटर इफरेंट आर्टीरियोल का ये था, और हमारे पास एज अ रिजल्टेंट बाय यूजिंग ऑफ द एस इनहिबिटर और एआरबीज हमारे पास ये आ गया। अगर इफरेंट आर्टीरियोल की vasodilation होगी है तो देयर विल बी मच लेस प्रेशर दैट इज जनरेटेड एज फ्रिक्शन एज रेजिस्टेंस, ग्लोमेरुलस पे बहुत ज़्यादा कम प्रेशर होगा, जिसकी वजह से द प्रोटीनूरिया इज डिक्रीज इन प्रोटीनूरिया। लेकिन इसके साथ जो कंकैमिनेंट फैक्ट होता है वो क्या है कि जब प्रोटीनूरिया डिक्रीज दैट मींस कि फिल्ट्रेशन हमारे पास कम है, तो दैट्स व्हाई इट डिक्रीजेस द जीएफआर, इट इंक्रीजेस द क्रिएटिनिन लेवल्स। बिकॉज अगर क्लियरेंस कम नहीं हो रही तो किसी भी चीज़ की नहीं हो रही, तो क्रिएटिनिन लेवल दैट्स व्हाई रिजल्टेंट दे राइज बट नॉट मोर देन 30% यूजुअली, इससे ज़्यादा वी हैव टू स्टॉप द ड्रग एज वेल, गो फॉर अदर। लेकिन एज फार एज मेन कंसर्न इज एडिमा, these are the drugs for proteinuria। अब हम जाते हैं कि the complications और the treatment of the complications। सबसे पहली complication आई थी because of the loss of the immunoglobulins, the patient is more prone to get infections। ऐसे patient में we give pneumococcal vaccination and we advise to get treated as soon as possible whenever there is any indication of fever। दूसरा हमने बात की थी कि the patient is more prone to, जब थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के इवेंट्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, so aspirin to all the patients। Now the question is, क्योंकि यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर भी नहीं है तो एंटीकोएगुलेंट हमने कब देने होते हैं? वारफरीन और हेपरिन। क्या every patient of nephrotic syndrome should be given anticoagulants? No, only when the serum albumin levels are less than 2 grams, only then। and इनमें से कुछ कंडीशन हमारे पास इस तरह की हैं जिनमें you have to give lifelong वारफरीन और एंटीकोएगुलेंट्स, जिनमें आपके पास आया था कि अगर आपके पास established renal artery stenosis आया था, or the patient has pulmonary embolism, and the last is recurrent events thromboembolic। So these are the हमने complications की बात कर ली। अब लास्ट जो चीज़ थी जो एज अ रिएक्शन के तौर पे आया था, दैट वाज हाइपरलिपिडेमिया। So hyperlipidemia के लिए straight we give the patient statins। अब आ जाते हैं कि इस तरह के causes थे हमारे पास, 4 diseases थे, हमने उसको किस तरह ट्रीट करना। सबसे पहले हमारे पास आ गई थी मिनिमल चेंज डिजीज। मिनिमल चेंज डिजीज को हम किस तरह ट्रीट करते हैं? वी गिव स्टेरॉइड्स, प्रेडिसोलोन about 1 milligram per kg for about 4 weeks। When the patient gets into remission, what we do? We taper the dose। और अगर रिलैप्स होता है तो हम क्या करते हैं? डोज बढ़ा देंगे वापस अगेन स्टेरॉइड्स। और अगर रिकरेंट रिलैप्स की हिस्ट्री होती है देन वी कैन गो फॉर एंगल सप्रेसेंट्स। इसमें हमारे पास we have rituximab, we have tacrolimus, we have cyclophosphamide, and the prognosis of this disease is very good। It never goes to end stage renal disease, never develops chronic kidney disease। Now next is focal segmental glomerulosclerosis।
इसके अंदर सेम एज हमने जिसमें बात की थी दूसरी डिजीज में कि वी हैव टू गिव स्टीरॉइड्स until remission. After remission, we taper off. In the cases of relapse, what we do, we reintroduce steroids. And then, in the cases of recurrent relapses, we can go for immunosuppression. Drugs are seen like rituximab, tacrolimus, but as far as the prognosis is concerned, it can go to kidney failure. It can go to, and in this case, renal transplant can be of help. Now we come to membranous nephropathy. Or membranoproliferative glomerulonephritis. Same drill, but prognosis is different. We start with the steroids. We wait for the relapse. We wait for the disease to get into remission. When the remission develops, again taper off. If the patient has recurrent, then we have to go for immunosuppressants. Same membranous nephropathy. It usually settles down by itself. It has a good prognosis. But membranoproliferative glomerulonephritis, it has very poor prognosis. So that's all about you need to know about the chronic kidney disease.